अब आप ये सारी चीज़ें जब लड़कों को बोल रहे होते हैं तो उनमें एग्रेशन डेवलप होता है। बचपन से मेल चाइल्ड को हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी बहन का रक्षक है, नो मैटर कि वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और यही मेंटेलिटी जब एक्सट्रीम में हो जाता है, जो रेपिस्ट होते हैं जब फीमेल का रेप के लिए अटेम्प्ट करते हैं और उनकी तरफ से रेसिस्ट किया जाता है, तो रेप के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को बियर एंड टीयर कर देते हैं। आम लोगों की ज़िंदगी में रिलीजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। इनफैक्ट उनके लिए लाइफ का दूसरा मीनिंग है रिलीजन। वो ये चाहते हैं कि शादी से पहले लड़कियों के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि वो वीक होती है। एक तरफ हम देख रहे हैं लड़कियां हर ऑक्यूपेशन में कमाल कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क हो या फिर स्पोर्ट्स, प्लेन हो या फिर फाइटर प्लेन, हर फील्ड्स में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ ही वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम ग्राफ्स भी ऊपर जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा सर्वे पॉल होने पे पता चला है लड़कियां 6 स्पेसिफिक क्राइटेरिया में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, लाइक हेल्थ हजार्ड, सेक्सुअल वायलेंस, नॉन सेक्सुअल वायलेंस, हार्मफुल कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड वुमेन पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जबरदस्ती लड़कियों का तस्करी करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालना। राइटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 20 मिलियन कॉमर्शियल प्रोस्टिट्यूट है इंडिया में, जिनमें से 16 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए। इंडिया की लीगल सर्विसेज ने बताया कि हर घंटे 4 वुमेन प्रोस्टिट्यूशन में इंटर करती है, जिनमें से 3 वुमेन जबरदस्ती सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती हैं। अगर आप मेल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 प्रॉब्लम इस सोसाइटी में फेस कर रहे होगे, लेकिन अगर वुमेन की रिगार्डिंग आप सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखो तो हर एक वुमेन पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। दुनिया भर के देशों में इंडिया वुमेन के लिए 4th सबसे खतरनाक कंट्री है, और वही अगर आप G20 में देख लो तो इंडिया वुमेन के लिए सबसे खतरनाक कंट्री है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्रॉपर्टीज़, जॉब्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब आज भी वुमेन के पहुंच से बाहर है। हमारे देश की 48.3% आबादी वुमेन की है, जिसको हमने 7 बजे के बाद घर में बंद कर रखा है, मानो कि उन पे सोशल कर्फ्यू है। देश की आधी आबादी को हमने सेकंड प्रायोरिटी की तरह ट्रीट किया है। इसके पीछे सिंपल सी वजह है, लोग उसी को मारते हैं, उसी पे डोमिनेट करते हैं जिनको वो कमज़ोर समझते हैं। लड़कियों की हज़ारों साल से अपॉर्चुनिटीज़ को छीना गया है, उनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, उनके कैपेबिलिटीज़ को दबाया गया है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे ओबीसी वालों ST SC के साथ किया जाता था। और आज यही लोग बेशर्मी से कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर है, वो लड़कों के बराबर काम नहीं कर सकती। सेम भेदभाव इन लोगों के साथ किया जाता तो इनका भी यही हाल हुआ होता। अब अब्दुल कलाम के बारे में तो आपको पता ही है, वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने अपनी एक बुक फॉर योर फ्यूचर में कोट किया, गॉड ने लड़का और लड़की को बिल्कुल बराबर बनाया है, दोनों ही जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का। ये बस कुछ फिजिकल डिफरेंसेस इसलिए मिले ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल मेंटेन रहे, और ये भी रिप्रोडक्शन साइकिल मेंटेन करने के पीछे वजह था कि नेचर में एक बैलेंस मेंटेन रहे, ना कि इसलिए कि कौन घर चलाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, और कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा। और यहाँ पे कॉमन सेंस की एक बात आती है कि फिजिकली तो हर कोई हर किसी से डिफरेंट है। 2 मेल भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो एक का स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है कम होगा, और ये कंपैरिजन का रेस ऐसा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और अगर फिजिकल स्ट्रांग होने से लोग ताकतवर होते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ग्रेट खली को होना चाहिए था। एक बात तो क्लियर है, लड़कियां वीक नहीं, लेकिन हाँ पर्पसली फुल प्लानिंग के तहत उनको वीक बनाया जाता है, और ये ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर आप देख लो, घर में किसी फीमेल चाइल्ड का पैदाइश होता है तो उसको जितने भी सॉफ्ट काइंड ऑफ टॉयज़ है वो ला कर मिलेंगे, डॉक्टर सेट, बारबी सेट, टेडी बियर्स, जितने भी केयरिंग टाइप के टॉयज़ हैं। और अगर आप देख लो, घर में किसी मेल चाइल्ड की पैदाइश होती है तो उसको बचपन से ही रेसिंग कार्स, गन्स, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जितने भी रफ एंड टफ एग्रेसिव टॉयज़ होंगे वो पकड़ाए जाते हैं। जब उस बच्चे के हाथ में हम ये सब पकड़ा रहे होते हैं तो उस वक्त तो उसके पास कोई इंटेलिजेंस होता नहीं है, उनकी ये चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं होती, बट उनके माइंड में हम ये चॉइसेस सबकॉन्शियसली डाल रहे होते हैं। Are you a girl? Why are you crying? Don't behave like a girl. चलो, boys don't cry. लड़के रोते नहीं। मैंने बोला ना, लड़के नहीं रोते हैं। लड़के होते नहीं है। लड़के रोते नहीं हैं। फास्टर फास्टर, यस, गो 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 गो, पहुंच गया बस। एंड द विनर इज परवरी, किंग्स ऑफ राम ये सेकंड ना, और लड़की से आ गए कैसे? चल अगली बार याद रखना। माँ बाप ये सारी चीज़ें जब लड़कों को बोल रहे होते हैं तो उनमें एग्रेशन डेवलप होता है, और उनकी बहन ये सब सुनकर खुद में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील करती है, और उनको लगता है लड़कियों की तरह रोना मतलब कमज़ोर, लड़कियों से हार जाना मतलब
कमजोर। बचपन से मेल चाइल्ड को हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी बहन का रक्षक है, नो मैटर कि वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब इसी ट्रेनिंग के साथ वो भाई बड़ा होता है तो कल को वो अपनी बहन पे सोचता है डोमिनेट होना, कि मैं इसका रक्षक हूँ, ये मुझसे ऊपर कैसे हो सकती है। और यही मेंटेलिटी जब एक्सट्रीम में हो जाता है, जो रेपिस्ट होते हैं जब फीमेल का रेप के लिए अटेम्प्ट करते हैं और उनकी तरफ से रेसिस्ट किया जाता है, तो रेप के बाद वो उनके प्राइवेट पार्ट को बियर एंड टीयर कर देते हैं। और इसके जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी और पेरेंट्स। हर एक क्राइम से ज्यादा रेप केसेस होते हैं, क्योंकि बलात्कारियों को लगता है कि उनकी जो विक्टिम है वो इतनी वीक है कि हाँ वो क्राइम करके इजीली निकल सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 32,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 में। अनरजिस्टर्ड रेप केसेस कितने होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आप तो ये देखते ही होंगे कि आम लोगों की ज़िंदगी में रिलीजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। इनफैक्ट उनके लिए लाइफ का दूसरा मीनिंग है रिलीजन। उनके 99% डिसीजंस रिलीजन के दायरे में ही होता है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब रिलीजन के दायरे में ही होता है। और जब वो इस हद तक रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं तो क्या लॉजिकल है और क्या इलॉजिकल है वो तो अपनी दिमाग वहाँ पर लगा ही नहीं रहे हैं। और हर एक रिलीजन में पर्पसली वुमेन को वीक दिखाया गया है। वो ये चाहते हैं कि शादी से पहले लड़कियों के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि वो वीक होती है, ताकि शादी के बाद उन पे डोमिनेंट होना बहुत ही आसान हो जाए। पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम चाहता है कि वुमेन पे डिक्टेट करे, चाहे वो पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो या फिर गवर्नमेंट। जानबूझकर लड़कियों को उनके बेसिक राइट्स से दूर रखा जाता है। इवन खुद अपनी ज़िंदगी से जुड़े मामलों को लेकर लड़कियों की मर्जी बहुत ही ज़्यादा कम चलती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि कौन ऐसे कंट्रीज है जहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स्ड मैरिज होते हैं, तो इंडिया इनमें टॉप 3 में था। और ये डायरेक्ट वायलेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लेकिन एजुकेशन के एक्सेस ना होने की वजह से 99% वुमेन को ये पता ही नहीं है। बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पर मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की एक बात याद आती है। उनका कहना था सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं है। देखिए, कोई भी कानून असरदार तब होता है जब उसे लागू करने के लिए कारगर इंतजाम हो। जो लोग भी लड़कियों के प्रति घिनौना अपराध करते हैं उनका ठीक तरह से खुलासा नहीं हो पाता है और उन्हें कानून से भी सजा नहीं मिलती है। अगर कोई भी वुमेन रेप केसेस फाइल करने जाती है तो पुलिस उल्टा बलात्कार हुई महिलाओं से कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। दुनिया की अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें वुमेन पे डिक्टेट करना चाहती हैं। जैसे आपको याद होगा कि करीब 5 महीना पहले ईरान की एक लड़की मासा अमीनी को पुलिस जबरदस्ती हिजाब ना पहनने के लिए पुलिस स्टेशन ले जा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी वजह से ईरान में एक प्रोटेस्ट रेज हुआ था। गवर्नमेंट्स उन पर रोक लगाती है कि लड़कियां क्या पहन सकती है या क्या नहीं पहन सकती है। कंट्रोवर्सी इंडिया में भी हुआ था हिजाब के रिगार्डिंग कर्नाटका में, जहां मुस्लिम लड़कियों पे बैन लगाया गया था कि वो हिजाब नहीं पहन सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब आपको लगेगा कि इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। ऊपर से अगर आप देखो तो ये दोनों केसेस अलग हैं, लेकिन अगर आप इसी को डीप डाउन देखोगे तो ये केसेस सेम है। घटनाएं अलग है लेकिन जड़ें एक है। एक तरफ ईरान में आप देखो तो वुमेन हिजाब ना पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, और वही आप इंडिया का याद होगा तो वहाँ वुमेन हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वुमेन आज़ादी चाहती है। अगर वो हिजाब पहनना चाहे तो उसकी आज़ादी, अगर वो हिजाब ना पहनना चाहे तो उसकी आज़ादी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि ऐसे कानून को लेकर हमेशा लड़कियों को ही सफ़र करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आदमियों की बात करें तो उन पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जो चाहे पहन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आदमियों को लेकर एक ही लॉ है, एंटी ऑब्सनिटी लॉ। मतलब आप जो भी चाहो पहनो, बस सिर्फ और सिर्फ न्यूड नहीं रहे। कुछ गांव में, विलेज में पंचायत ये ऑर्डर इशू करते हैं कि वुमेन शॉर्ट्स या स्कर्ट्स या फिर जींस नहीं पहन सकती। ऐसे में वुमेन ये एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट्स उनके फेवर में बात करेंगी, उनके बेसिक राइट्स को वायलेट नहीं करेंगी। लेकिन देश में कुछ स्टेट्स के CM ये भाषण देते हैं कि इतने रेप्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां फटी जीन्स पहन रही है, वो शॉर्ट्स पहन रही है। जब देश चलाने वाले इतने महान कैरेक्टर के लोग होंगे तो आम आदमी की लोग और कहाँ जाएगी। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों की बात याद आती है। कलाम साहब का कहना था जैसे कोई परिंदा एक डैन से नहीं उड़ सकता, वैसे ही कुदरत का सिलसिला मेन एंड वुमेन के संतुलन के बिना जारी नहीं रह सकता। आगे वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी की वुमेन को स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड रहना होगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, सिर्फ ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था एक देश और समाज ने कितना प्रोग्रेस किया है ये चेक करने के लिए ये देख लो कि समाज में औरतों ने कितना प्रोग्रेस किया है। इस हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है आप ये देख लो। हमने 48.39% आबादी को घर बैठा कर रखा है और हम बस वुमेन को एक खिलौने की तरह देख रहे हैं, जो चाहे जैसे चाहे उसके साथ खेलना चाह रहा है। कभी पेरेंट्स, कभी सोसाइटी तो कभी गवर्नमेंट्स। देश में करोड़ों औरतों को जींस पैंट तो छोड़ो, उनको अपने फेसेस को ढकने को कहा जाता है। पहले मुझे लगता था मुस्लिम्स कम्युनिटी में ऐसा सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट्स देखा और रिसर्चेस देखा तो मुझे पता चला हर एक कम्युनिटी में अलग अलग तरीकों से उनके साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में लेवल थोड़ा और ज़्यादा है। कहीं कहते हैं बुर्का पहनो,
हिजाब पहनो तो कहीं कहते हैं घूंघट कर लो। ऐसा कभी भी आदमी या लड़कों को नहीं कहा जाता है। कभी आपने सुना है आदमियों को कहा गया तुम सिर्फ कुर्ता पजामा पहनो, तुम सिर्फ धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते, ये तो हमारी कल्चर है, ये तो हमारी संस्कृति है, तुम सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनो, तुम सिर्फ निक्कर ही पहनो। बिल्कुल नहीं, एक आदमी जो चाहे जैसे चाहे वो पहन सकता है फ्रीली। और कई केसेस में आदमी इतना फ्री महसूस करता है कि वो ऊपर कुछ पहनता ही नहीं है। और यही वजह है कि एक मेल बहुत ही बेशर्मी से रोड पर जिप खोल करके मजे से यूरिनेट कर रहा होता है। अगर आप घर में ही देख लो तो बेटा बिना टी शर्ट के मजे से घर में घूम रहा होता है, लेकिन वही आप डॉटर को देख लो तो उसने ऑलरेडी ऊपर एक ड्रेस पहन रखा है, उसके ऊपर भी उनको फोर्स किया जाएगा कि तुम चुन्नी लगाओ। आखिर क्यों? गर्मियों के टाइम में जाहिर सी बात है हर किसी को गर्मी लगती है। ऐसे में एक मेल जेंडर फुल फायदा उठाता है और वो जो चाहता है वो पहनता है। शॉर्ट्स पहनना चाहे वो पहन लिया, लेकिन अगर वही फीमेल शॉर्ट्स पहन ली तो उनको बोला जाएगा कितनी बार तुझे बोला कि शॉर्ट्स पहन के बाहर मत जाया कर। कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज। फुल ट्राउजर पहनो, फुल भी पहनो, उसमें भी टाइट मत पहनो, लूज ही पहनो। सारा जो ट्रेडिशन और कल्चर मेंटेन करने का बर्डन है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के ही कंधों पे डाला जाता है। और उनको इवन ये भी कहा जाता है कि मर्दों पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो कमाता हुआ आदमी है। तुम हाउसवाइफ हो, तुम फ्री हो, तुम ये सब कर सकती हो। और यही रीज़न है कि अगर रिलेटिव्स में या कहीं भी शादी होता है तो एक आदमी शादी को लास्ट डेट को अटेंड करता है और एक औरतें 10 दिन पहले से जाकर अपना घर वहाँ बसा लेती है। बचपन से लड़कियों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि सुशील दिखना है, संस्कारी दिखना है, नहीं तो तुम बुरी लड़की कहलाओगी। अगर इसका आधा % भी हम ट्रेनिंग लड़कों को दे दिए होते तो आज रेप केसेस इतने नहीं होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने नहीं होते। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट करने वाली है कि कुछ कंडीशंस में इसका बिल्कुल भी अपोजिट है। जैसे अगर कोई न्यूज़ एंकर है या फिर एयर हॉस्टेस है तो उनको बोला जाता है शॉर्ट्स पहनो, स्कर्ट्स पहनो, स्टॉकिंग्स पहनो, तुम्हें सेक्सी और हॉट दिखना है। वुमेन को एक इंटरटेनिंग प्रोडक्ट बना देते हैं कि उसको देखने के लिए लोग आएंगे और उसको देख करके उन कंपनीज की सेल्स होगी या टीआरपी बढ़ेगा। कमिंग बैक टू हिजाब, घूंघट, पल्लू या चुन्नी, ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटी के रूल्स है। मोस्ट ऑफ दी वुमेन ये पहनती है इसलिए नहीं कि उनको ये पहनना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन पे फोर्स किया जाता है कि तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब लड़कियों को एक्सेस टू एजुकेशन मिलेगा तो वो खुद से अपने ऑप्शंस चुन पाएंगे, खुद उनके पास चॉइस होगा कि वो क्या पहनना चाहती है और वो क्या नहीं पहनना चाहती है, और वो अपनी आज़ादी से डिसीजंस ले पाएंगे। सिंपल सी लॉजिक है, अगर लड़कियां पढ़ाई करेगी तो हिजाब, बुर्का, चुन्नी ये सब खुद छूट जाएगा। इन सब की वजह से उसकी पढ़ाई को मत छोड़वाओ। एजुकेशन के बाद उनको ये समझ आ जाएगा कि पेट्रियार्की सोसाइटी ने लड़कियों को ड्रेस के रिगार्डिंग इतने ड्रेस कोड्स इसलिए बना रखे हैं क्योंकि वो उनको कमज़ोर समझते हैं और उनकी पेरेंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी वो इस तरह की ड्रेस एंड ऑल देखते हैं तो उनमें कुछ ऐसा होता है जो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको वुमेन को एक सेक्सुअल टॉय की तरह देखने की कंडीशनिंग मिली है। तो ये लड़कियाँ ये जान जाएगी पेरेंटिंग की स्ट्रॉन्ग ज़रूरत मेंस को है, ना कि उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस पे और उनके बेसिक राइट्स पे पाबंदी लगाना है। पढ़ाई करने के बाद लड़कियों को ये भी समझ में आ जाएगा कि बचपन में जो उनको कंडीशनिंग किया जाता था कि अगर तुम सुशील नहीं दिखोगी, संस्कारी नहीं दिखोगी तो तुम बुरी लड़की कहलाओगी, वो इसलिए किया जाता था ताकि कल होकर जब उसको बोला जाए हिजाब पहनो, चुन्नी लगाओ, बुर्का पहनो या घूंघट करो तो वो रेसिस्ट ना करें। तो उनको ये सब पता चल जाएगा कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। पेट्रियार्कल सोसाइटी ने जिस तरह की कंडीशनिंग कर रखी है आदमियों के, उसमें एक आदमी वुमेन को सिर्फ और सिर्फ सेक्स टॉय की तरह और घर की मेड की तरह देखता है। और यही वजह है कि अगर मैं आपसे पूछूं वुमेन सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ है तो आप बोलोगे बाहर, लेकिन रिपोर्ट्स देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। अभी तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें से 90% विक्टिम के पास के या दूर के जानने वालों ने किया है, और जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस सामने आए हैं उनमें भी रिलेटिव्स और विक्टिम के नोन के ही लोग हैं। एक हॉरिबल नोट करने वाली पॉइंट ये भी है कि कुछ ऐसे भी रेप केसेस सामने आए जिसमें विक्टिम के सगे फादर या ब्रदर ने रेप को अंजाम दिया है। जैसे कर्नाटका में 13 साल की एक नाबालिग बच्ची अपने फादर के द्वारा रेप की गई। मुंबई का एक न्यूज़ सामने आया था कि एक फादर ने अपने बेटी का रेप करने के बाद मर्डर कर दिया। एक केस सामने आया, एक टीनेजर बॉय ने अपनी बहन का रेप किया और इसका खुलासा तब हुआ जब माँ अपनी बेटी को अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है। और ऐसे कई केसेस हैं। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा घर में अनसेफ, और यही लोग जो घर में लड़कियों के लिए अनसेफ माहौल बनाते हैं, यही लोग बाहर भी जाकर लड़कियों के लिए माहौल को अनसेफ बनाते हैं। आप उम्मीद कर सकते हो जो अपनी बहन बेटी को या अपने रिलेटिव्स या कजन्स को नहीं छोड़ रहा है वो बाहर एक अनजान लड़कियों के साथ क्या करेगा। तो ये रेप का सिलसिला घर से ही शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें वुमेन की प्रॉपर्टी शेयर में, कुछ माँ बाप अपनी बेटी को एजुकेशन देते हैं कि वो पीछे ना रह जाए, लेकिन क्या फ़ायदा उस एजुकेशन का अगर वुमेन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं। कहीं भी बाहर किसी भी घर के नेम प्लेट में आपने किसी भी वुमेन का नाम देखा है? मायके में ये बोलकर टहला दिया जाता है कि ससुराल उनका घर है, और ससुराल में ये बोलकर टहला दिया जाता है कि जाकर अपने माँ बाप से मांग। अब ना तो मायके उसका घर रहा है ना ससुराल उसका घर रहा है। अब वो बस अपने पेट पालने के लिए एक मेड की तरह काम कर रही है। पहले पैदा होने से पहले बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था और अब हर मोमेंट पे उनको मार रहे हैं।
सोच वही है, तरीका नया है। अपने सेविंग्स या पेंशन का 10% दहेज देकर बेटी को टहला देने वाले माँ बाप 90% सेविंग्स अपने बेटे के नाम कर अपना बुढ़ापे की लाठी सिक्योर करते हैं। बाकी अब उनकी डॉटर मर गई या जिंदा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही या कोई भी टॉर्चर सह रही, उससे हमें क्या, हमने तो अपना बोझ हल्का कर लिया। एक बात तो निश्चित है, ये किसी बहुत घटिया आदमी ने रूल बनाया होगा कि शादी के बाद बेटी का घर ससुराल कहलाएगा। ये उसी आदमी का रूल होगा जिसको बेटी बहुत ही बोझ लगी होगी। रिपोर्ट्स एंड सर्वे का भी यही कहना है, जो इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वही इंसान सोशली इंडिपेंडेंट भी होता है और वही इस दुनिया में सेफ एंड सिक्योर भी महसूस करता है। सोसाइटी ये मेक श्योर करती है कि लड़कियों का हाथ खाली रहे, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी ना हो, वरना वो एम्पावर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इथिकली टू, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो दोनों में इक्वल शेयर होना चाहिए। बट सोसाइटी ऐसा नहीं करती है, जिससे औरतें कमज़ोर की कमज़ोर रहे। और ये वायलेशन है सेक्शन 15 ऑफ द 1956 एक्ट। ये सेक्शन ये बताता है वुमेन का प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, चाहे वो शेयर प्रॉपर्टी हो या उसके नाम का प्रॉपर्टी हो। और लड़कियों को इसीलिए फुल प्लानिंग के तहत से प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ताकि वो अपने बेसिक राइट से बिल्कुल भी अनजान रहे और उनको मार पीट कर, डरा धमका कर उन पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सके। दुनिया के किसी भी कोने में वायलेशन इसीलिए होता है ताकि आप सामने वाले पे कंट्रोल पा सको। रशिया ने भी यूक्रेन पे इसीलिए वॉर किया ताकि वो यूक्रेन के एरियाज पे कंट्रोल पा सके। ठीक उसी तरह फुल प्लानिंग के साथ लड़कियों को फाइनेंशियली वीक किया जाता है और बाद में उन पे कंट्रोल पाने के लिए वायलेंस किया जाता है। और वायलेंस के भी कई टाइप्स है, हर घर में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। कोई फिजिकल वायलेंस करता है, तो कोई मेंटली टॉर्चर करता है, तो कोई वर्बली वायलेंस करता है। ये सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लान वे में होता है। ये सारे क्राइम्स करके आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। आपको बोला जाएगा ये जो भी किया जा रहा है ये आपके भलाई के लिए है। आपको मारेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, फिर मारेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, और ये एक लूप बन जाएगा। अगर वायलेंस से भलाई होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में कलम की जगह हथियार होता है और वो बोलते कि दलित्स को इतना परेशान किया जा रहा है, हम वायलेंस करेंगे, हम अटैक करेंगे। और अगर वायलेंस से ही भलाई होता है तो एपीजे अब्दुल कलाम सर यूथ्स को इंस्पायर करने की जगह, उनको गाइड करने की जगह उनके हाथ में बंदूक और तलवारें पकड़ाई होती और बोलते जाओ वायलेंस करो, देश खतरे में है। और जो लोग मारपीट को, वायलेंस को भलाई का नाम देते हैं, उनसे पूछो कि क्या यही भलाई वो खुद टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो पॉवर्टी की वजह से सोसाइटी के सामने एक चैलेंज आई कि घर का काम कैसे निकाला जाए। मेड रख नहीं सकते क्योंकि औकात से बाहर है, तो क्यों ना ऐसी औरत घर में शादी के नाम पे लाई जाए जो अनएजुकेटेड या फिर लड़के से बहुत कम एजुकेटेड हो, बेवकूफ़ हो, जो सवाल ना पूछे, जितना कहा जाए बस उतना करे। जब अरेंज मैरिज में लड़की देखने जाते हैं तो परिवार वाले, रिश्तेदार वाले ये मेक श्योर करते हैं ताकि उस लड़की पे पूरा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेटेड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप उसको 1 मारोगे वो आपको 4 मारेगी, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो कोशिश करते हैं या तो अनपढ़ लड़की को लाई जाए या फिर ऐसी पढ़ी लिखी बेवकूफ़ लड़की को लाई जाए जो अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ने के लिए तैयार हो। इस तरह से उनको दिन के 18-18 घंटे काम करने वाली फ्री की मेड मिल जाती है। भाई अगर आप सोसाइटी में आदमी की देख लो तो 8 घंटे काम करने के बाद वो घर के एक काम में हाथ तक नहीं लगाता है। रिपोर्ट्स यही कहता है इंडियन वुमेन अनपेड डोमेस्टिक जॉब्स में अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती हैं, और जब तक उनको पता चलता है तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका होता है। जब अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया था तो कुछ इसी तरह से वो इंडियंस को ट्रीट करते थे। हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयाँ, कितनी सैक्रिफाइसेस के बाद इस आज़ादी को हासिल की, लेकिन वुमेन के लिए इंडियन सोसाइटी अलग अंग्रेज बना बैठा है। 1950 में भारत के संविधान में औरतों के लिए राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब मिला, और इसी वुमेन राइट्स की सोसाइटी में ओपनली धज्जियां उड़ाई जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने वुमेन इशू को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं कि जब लड़की आज इंडिपेंडेंट हो रही, उनके रिगार्डिंग आज अलग साजिश रची जाती है। लाइक अगर बाहर से वो ऑफिशियल वर्क के बाद घर लौटती हैं तो घर में अलग से उनके हिस्से का काम रखा होता है। खाना बनाना, बच्चे संभालना, सब वन साइडेड उन पे ही थोपा जाता है। उनके काम को करियर की तरह ना देखकर बस घर खर्च का एक जरिया समझा जाता है। इस तरह की दबाव की वजह से एक ऐसी सोच बन गई है कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन अपनी जॉब्स में लीव्स लेने लगती। अगर इन सारे पॉइंट्स जो अब तक मैंने टच किया है, इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, कैसे लड़कियां या औरतें अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे सकती हैं, तो इसका सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। खुद को एजुकेट करो। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल भी होना चाहिए। लाइक आप इंटरनेट पे सर्च करो कि वुमेन राइट्स क्या क्या है और अपने इंटरेस्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करो और उस फील्ड में स्किल्स हासिल करो, जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी बढ़ोगे और साथ ही साथ इनफॉर्मल एजुकेशन से आप खुद की लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे पाओगी। आपको पता होगा, आप अवेयर होंगी कि आपके क्या बेसिक राइट्स है, कहाँ पे आपको रोका नहीं जा सकता है। ये टाइम है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने के, जिससे मेल एंड फीमेल बराबरी के दर्जे पे आ सके। वुमेन में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है जिससे वो खुद की लाइफ भी बेटर बना सकती है और साथ ही साथ कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। वुमेन राइट्स सिर्फ और सिर्फ वुमेन राइट्स नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स है। हो सकता है ये सारे पॉइंट सुनने के बाद
कुछ आदमी या बेकसूर लड़कों को ये लगेगा ये सारे के सारे पॉइंट्स उनके खिलाफ है या उनके खिलाफ हेट स्प्रेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट मेक श्योर करना चाहूंगा, हमेशा से वुमेन इशू पे आवाज उठाने वाले कुछ मेल्स भी रहे हैं और कुछ फीमेल्स भी रही है। वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम करने वाले भी कुछ मेल्स रहे हैं और कुछ फीमेल्स रही है, और उनको सपोर्ट करने वाले भी कुछ मेल्स रहे हैं और कुछ फीमेल्स रही है। अब आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर जेंडर को कल्प्रिट नहीं ठहराया जा रहा है। कल्प्रिट सिर्फ और सिर्फ ये सोसाइटी है जिसने पेट्रियार्की सोच को आगे प्रमोट की अपने निजी फायदे के लिए, और आज भी हम लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और कल्प्रिट हर वो लोग है जो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी की सोच को आगे प्रमोट कर रहा है। इससे लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जा सकता, बोथ जेंडर को मिलकर लड़ना पड़ेगा। नेचुरली भी और बाई कॉन्स्टिट्यूशन बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल। सोसाइटी जितनी जल्दी ये बात को डाइजेस्ट कर ले उनके लिए ये अच्छा